हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटी के अंतर्गत मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम विभिन्न प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, जिससे कि हमें इस पाठ को समझने में मदद मिलेगी और आप आसानी से इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। चूंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इस टॉपिक से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए इससे संबंधित हमने 2 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह है भाग 3। सेकंड है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। थर्ड है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। फोर्थ प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो यह है भाग 3। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, समता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? यह है 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 में समता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? यह है 19 से 22। आगे देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? यह है 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? यह है 25 से 28। ये सारा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? यह है 29 से 30। आर्टिकल 29 से 30। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है आर्टिकल 32। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो मैं आपको बता दूं, संपत्ति के अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को किन अनुच्छेदों के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो यह आर्टिकल 300 का ए। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह है भाग 12। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रावधानों का गठन करता है? तो कथन है इसमें, तो पहला कथन है, अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। सेकंड कथन है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। थर्ड है, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता। फोर्थ है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। तो आपको इसमें से चयन करना है कि कौन कौन सा कथन सही है। सही कोड जैसे ऑप्शन 1 है 2 और 3, ऑप्शन 2 बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। तो यहाँ आइए देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता अभी हमने पढ़ा है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 में वर्णन किया गया है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। तो कथन एक कहता है, अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। तो ये है आर्टिकल 30 में ये वर्णित है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। अगला कथन है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 26 में है, तो ये सही है। किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता, ये है आर्टिकल 27, ये भी सही है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, तो ये है आर्टिकल 29, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 और 3 कथन सही है, तो 2 और 3 कथन के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उस व्यक्ति के पास क्या उपचार है जिसके वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार आर्टिकल 19 को उसके समुदाय के सदस्यों द्वारा कम किया गया है। तो यहाँ कथन दिया गया है, वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। नेक्स्ट कथन है, वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है। और थर्ड कथन है, उनके पास निचली अदालतों के माध्यम से केवल साधारण कानूनी उपचार है। तो आइए यहाँ हम देखते हैं कि क्या पूछता है। आर्टिकल क्या है, उसके समुदाय के सदस्यों द्वारा कम किया गया है। तो समुदाय के सदस्य है, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो
आर्टिकल 32 में ये कहा गया है कि अगर फंडामेंटल राइट को वर्णित किया जाए, अगर फंडामेंटल राइट को खंडित किया जाए तो आप रिट जारी कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो फंडामेंटल राइट है नहीं, क्योंकि ये समुदाय के सदस्यों द्वारा कम किया गया है। ये एक साधारण कानून है। कानून के तहत हम उच्च न्यायालय या निचली अदालत में जा सकते हैं। तो इसका कथन, पहला कथन गलत हो जाता है और सेकंड और थर्ड कथन सही हो जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत संविधान के हिस्से के रूप में संरक्षित है? तो ये है फर्स्ट है लिविंग रिलेशनशिप, सेकंड है एकांतता का अधिकार और थर्ड है बिजली का अधिकार। तो यहाँ तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ये आर्टिकल 21 के तहत आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। आगे प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को लोकतांत्रिक भवन की आधारशिला माना जाता है? तो यह है भाग 3। आगे प्रश्न है, भारत में एक अफ्रीकी नागरिक अधिकार का दावा कर सकता है? तो इसका कथन है पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का। सेकंड है कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। थर्ड है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। फोर्थ है प्राथमिक शिक्षा। तो आइए यहाँ हम देखते हैं कि भारत के साथ साथ विदेशों को जो अधिकार प्राप्त है उसमें क्या ये पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है विदेश लोग? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा और कथन 2 सही हो जाएगा, क्योंकि कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण ये विदेशों को प्राप्त है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जो मित्र राष्ट्र हैं विदेशी, उनके लिए ये कानून सही माना जाता है। जो शत्रु राष्ट्र हैं उनके लिए ये नहीं माना जाएगा। थर्ड है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है प्राथमिक शिक्षा, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 2 और 4 सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 13 राज्य शब्द की भाषा प्रदान करता है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 13 नहीं, अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की भाषा प्रदान करता है। तो ये गलत हो जाएगा। अगला अनुच्छेद 368 के तहत किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 में कहीं भी लागू नहीं होगा। ये सही है। तो इसका ऑप्शन केवल 2 सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकती है? तो ये सही है। अगला है, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रबंधित कर सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य विधानमंडल नहीं, संसद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, संसद को यह अधिकार है कि वह किसी अन्य न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो ये भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन सी, ए और बी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान ने मार्शल लॉ घोषित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है? नहीं, ये भारत के संविधान में ये नहीं कहा गया है, कि कहीं भी वर्णित नहीं है मार्शल लॉ के बारे में। नेक्स्ट है, मार्शल लॉ देश की क्षेत्रीय सीमा के तहत भीतर किसी भी क्षेत्र में घोषित किया जा सकता है। ये सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी सही है। स्टेटमेंट बी 2 सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भिखारी शब्द का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया। हाँ, भाग 3 के तहत आर्टिकल 23 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, संविधान के अनुसार किसी भी कारखाने में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रखा जाएगा। हाँ, ये भी आर्टिकल 24 में है, जो भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट सही है, इसके लिए ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक विदेशी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाता है उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार की सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता। तो ये सही है या गलत? ये सही है, क्योंकि सभी के लिए ये विदेशी शत्रु नहीं, विदेशी मित्र,
ये ध्यान देना है, विदेशी मित्र के लिए ये ऐसा प्रावधान दिया गया है कि उसे गिरफ्तारी के आधार की सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, एक व्यक्ति जो निवारक निरोध प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत हिरासत में है, उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निवारक निरोधक के लिए यह प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है, तो स्टेटमेंट ए सही है, तो ऑप्शन ए भी सही है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। भाषा पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसी भी परिस्थिति में राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं प्रशासित एवं शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता है। नहीं, गलत है, क्योंकि राज्य अधिग्रहण कर सकता है जब उसे काम पड़े या कभी भी ऐसा ज़रूरत महसूस करे तो वो संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है कि संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, तो इसके लिए ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी प्रश्न पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।